हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख ही चुके होंगे, आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जेट 2019 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बायोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए यार हम वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ जैसे कि आपके कमेंट आ रहे थे आईसीआर और बीएचयू, तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि यार जितने भी स्टूडेंट जो कि आईसीआर और बीएचयू के ओल्ड पेपर की सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यार आपके लिए चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। लगभग हमने जो भी ओल्ड पेपर है उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने जो प्लेलिस्ट है विजिट नहीं की है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी ओल्ड पेपर की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सिलेंडर डाटा की विशेष दंश कोशिका को कहते हैं, अर्थात किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि जो सिलेंडर डाटा है तो इसकी दंश कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। फ्लेम कोशिकाओं के नाम से, नेमेटोसिस्ट के नाम से, कोइनोसाइट के नाम से, या फिर स्क्लेरोब्लास्ट के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि जो सिलेंडर डाटा है तो इसकी दंश कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। फ्लेम कोशिकाओं के नाम से, नेमेटोसिस्ट के नाम से, कोइनोसाइट के नाम से, या फिर स्क्लेरोब्लास्ट के नाम से। जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं विशेष दंश कोशिकाओं, तो इनको बोला जाता है निमिटोसिस्ट। क्या बोला जाता है यार? निमिटोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपने कई बार पढ़ ही लिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए यार कि बाजरे का हरित वाली रोग का कारणात्मक, अर्थात यार इसका आपको रोगजनक बताना है। क्या बताना है? रोगजनक क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला होता है, सिंकाइटम एंडोबाइकुलेटम होता है, एस्टियोलिगोसिटामिने होता है, या फिर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज है, ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज अर्थात हरित वाली रोग है, तो इसका रोगजनक क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला होता है, सिंकाइटम एंडोबाइकुलेटम होता है, एस्टियोलिगोसिटामिने होता है, या फिर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होता है। जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताएंगे कौन सा है इसका राइट आंसर। बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज किसके कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है। तो जल्दी से बताएंगे थायोबेंडाजोल होता है, एम्पिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होता है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है। जल्दी से बताइए कौन सा है आपका राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा जैव नियंत्रक कारक। थायोबेंडाजोल होगा, एम्पिसिलिन होगा, पेनिसिलिन होगा, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। जल्दी से बताइए जैविक नियंत्रण कारक कौन सा है। थायोबेंडाजोल होता है, एम्पिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होता है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। जल्दी से बताइए कौन सा है जैविक नियंत्रण कारक। तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, वैसे तो क्लिक मार्क हो रहा है इस पर। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा जाए जैविक नियंत्रण कारक तो कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इस पौधे का वानस्पतिक नाम, अर्थात यहाँ पर आपको एक बॉटनिकल नेम दे रखा है और आपको प्लांट का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बॉटनिकल नेम दे रखा है और आपको क्या बताना है? प्लांट का नाम बताना है। तो जल्दी से बताइए यार, रिसिनिस कम्युनिस क्या होता है? रिसिनस कम्युनिस किस प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे अरंडी का होता है, केले का होता है, आलू का होता है, फिर ज्वार का होता है। जल्दी से बताएंगे रिसिनस क्यूमिनिस किसका बॉटनिकल नेम होता है। अरंडी का होता है, केले का होता है, आलू का होता है, फिर ज्वार का होता है। जल्दी से बताइए किसका होता है? रिसिनस कम्युनिस। तो ये होता है यार हाँ, अगर बात करते हैं बॉटनिकल नेम की रिसिनस कम्युनिस, तो ये होता है अरंडी का। किसका होता है? अरंडी का। यार हाँ, बॉटनिकल नेम क्या होता है? रिसिनस कम्युनिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन एवं स्वस्थ वसा युक्त फसल पैदावार को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा युक्त फसल पैदावार को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे किस नाम से जाना जाता है। बायो मैग्निफिकेशन के नाम से, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, पार प्रजनन के नाम से, फिर बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा युक्त फसल पैदावार को किस नाम से जाना जाता है। बायो मैग्निफिकेशन के नाम से, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, पार प्रजनन के नाम से, या फिर बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से। जल्दी से बताएंगे किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे बायो मैग्निफिकेशन बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, पार प्रजनन बोला जाता है, फिर बायो फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उच्च कोटि के विटामिन, खनिज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा युक्त पैदावार करने को, तो इसे बोला जाता है यार बायो फोर्टिफिकेशन। किस नाम से जाना जाता है? बायो फोर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा पुनर्योगज प्रौद्योगिकी, पुनर्योगज प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम चिकित्सीय उत्पाद क्या था। यार हाँ, क्वेश्चन को पूछ रहा है यार हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो प्रथम चिकित्सीय उत्पाद था वह कौन सा था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि पुनर्योगज जो तकनीक थी, जो प्रौद्योगिकी थे, उसके द्वारा प्रथम चिकित्सीय उत्पाद
कौन सा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। मानव वृद्धि हार्मोन था, सोमेटोस्टेटिन था, मानव इंसुलिन था, या फिर बीटा एंडोर्फिन था। जल्दी से बताएंगे कि पुनर्युगस जो टेक्निक थी इसके द्वारा जो प्रथम चिकित्सीय उत्पाद था वह कौन सा तैयार किया गया था। मानव वृद्धि हार्मोन को तैयार किया गया था, सोमेटोस्टेटिन को तैयार किया गया था, मानव इंसुलिन को तैयार किया गया था, फिर बीटा एंडोर्फिन को तैयार किया गया था। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है पुनर्युगज प्रौद्योगिकी या फिर पुनर्युगज टेक्निक के द्वारा प्रथम चिकित्सीय उत्पाद तो कौन सा तैयार किया गया था, मानव इंसुलिन। कौन सा तैयार किया गया था, मानव इंसुलिन को तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आवर्त बीजियों की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। अर्थात यार हाँ, एक आपको विशेषता दी गई है आवर्त बीजियों की, नाम से स्पष्ट हो रहा है यार हाँ, आवर्त बीजी। आवर्त का मतलब होता है ढकना और बीज को, तो इसके अकॉर्डिंग हिंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आवर्त बीजी मतलब बीज को ढकना। अब इससे आप पता लगा सकते हो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको जल्दी से बताना है यार हाँ, बीज फलवृत्ति के अंदर होते हैं, पुष्प नहीं बनते हैं, बीज में बाह्य आवरण नहीं होता है, पुष्पों का वायु परागण होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो आवृत बीजी होते हैं तो इनकी एक विशेषता क्या होती है, ये एक लक्षण क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि बीज फलवृत्ति के अंदर होते हैं, पुष्प नहीं बनते हैं, बीज में बाह्य आवरण नहीं होता है, या फिर पुष्पों का वायु परागण होता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ, कि आवृत बीजियों की एक विशेषता क्या होती है, एक मुख्य पहचान क्या होती है। बीज फलवृत्ति के अंदर होते हैं, पुष्प नहीं बनते हैं, बीज में बाह्य आवरण नहीं होता है, फिर पुष्पों का वायु परागण होता है। जल्दी से बताएंगे क्या है आवृत बीजियों की एक मुख्य पहचान या विशेषता। तो कौन सा होता है यार हाँ, बीज फलवृत्ति के अंदर होता है। जैसे कि हमने बताया था यार हाँ, आवृत बीजी अर्थात किसी से ढके हैं। ठीक है, बीज किसी से ढके हैं मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बीज फलवृत्ति के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, बीज फलवृत्ति के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर अंडाणु को उसका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन सा है। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए, समझ नहीं आया था। अंडाणु के कोरोना रेडिएटा का भेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन सा है। यार हाँ, ये जो एक्रोसोम के द्वारा स्त्रावित एंजाइम होता है ये कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए यार हाँ, कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है एक्रोसोम के द्वारा। हाइल्यूरोनिडेज को किया जाता है, ग्लूकोसाइडेज को किया जाता है, NAD-काइनेज को किया जाता है, फिर फॉस्फोराइलेज को किया जाता है। जल्दी से बताइए जो स्त्रावित एंजाइम है वो कौन सा किया जाता है। हाइल्यूरोनिडेज को किया जाता है, ग्लूकोसाइडेज को किया जाता है, NAD-काइनेज को किया जाता है, फिर फॉस्फोराइलेज को किया जाता है। जल्दी से बताइए किस एंजाइम को इस तरह किया जाता है, एक्रोसोम के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाए, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताइए एक्रोसोम के द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ, अगर पूछा था एक्रोसोम के द्वारा एंजाइम तो कौन से एंजाइम को स्त्राव किया जाता है, हाइल्यूरोनिडेज को। किसको किया जाता है यार हाँ, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम को ही स्त्राव किया जाता है एक्रोसोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना है यार हाँ, विटामिन जो B12 है ये किससे प्राप्त किया जाता है। जल्दी से बताएंगे यार, विटामिन B12 को किन किन पदार्थों से, किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। हरी पत्तीदार सब्जियों से, खट्टे फलों से, मेवे से, या फिर यीस्ट और यकृत से। इसे आप इजीली बता दोगे, जल्दी से बता दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएंगे हाँ, विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यार हाँ, कि जो विटामिन B12 है ये किससे प्राप्त किया जाता है, हरी पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त किया जाता है, खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है, मेवे से प्राप्त किया जाता है, फिर यीस्ट व यकृत से प्राप्त किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि विटामिन B12 किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है, हरी पत्तीदार सब्जियों से, खट्टे फलों से, मेवे से, या फिर यीस्ट व यकृत से। जल्दी से बताइए किन से प्राप्त किया जाता है विटामिन B12। तो ये प्राप्त किया जाता है यीस्ट और यकृत से। किससे प्राप्त किया जाता है यार, यीस्ट और यकृत से यार विटामिन B12 को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का, ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया नंबर का जो पिरामिड है ये सदैव कौन सा प्रकार का रहता है। जल्दी से बताएंगे, एक परजीवी का जो खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड बनता है और वो आपको बताना है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए जो पिरामिड बनेगा ये कौन सा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, झुका हुआ बनेगा, या फिर क्षैतिज बनेगा। जल्दी से बताएंगे कि एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का जो पिरामिड बनता है ये सदैव कौन से प्रकार का रहता है, सीधा बनता है, उल्टा बनाता है, यानी झुका हुआ बनता है, या फिर क्षैतिज बनता है। जल्दी से बताएंगे कि एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का जो पिरामिड बनेगा ये सदैव किस प्रकार का बनता है, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, झुका हुआ बनेगा, या फिर क्षैतिज बनता है। जल्दी से बताइए। यार अगर बात करते हैं परजीवी की, ठीक है, परजीवी मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, पहले तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। यार एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में नंबर का जो पिरामिड बनता है ये हमेशा उल्टा बनता है। कौन सा बनता है, उल्टा बनता है। अगर बात करते हैं इसको एक्सप्लेन, तो इसको एक्सप्लेन करने का आप एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हो खुद हम। ठीक है, मनुष्य है और इसकी जो सिर में जुए पाई जाती है, जुए होती है, आप तो जानते होंगे जुओं को। तो
तो जो ये होती है ये क्या होती है, परजीवी होती है। ठीक है, ये परजीवी होती है और जो मनुष्य है ये क्या होता है, होस्ट होता है, इसका परजीवी का होस्ट होता है। इसलिए यार हाँ कि परजीवी की संख्या अधिक होती है, मतलब यहाँ पर नंबर का ही तो पिरामिड पूछा गया है। तो नंबर कितने हो गए यार, हाँ जो जुई होती है एक अधिक मात्रा में पाई है, अर्थात अधिक संख्या होती है इनकी, जबकि मनुष्य तो एक ही होता है ना। अर्थात मान लीजिए होस्ट एक है लेकिन उस पर पाई जाने वाला जो परजीवी है अर्थात जो है ये अधिक मात्रा में पाई है, तो कौन सी प्रकार का पिरामिड बनेगा, हमेशा उल्टा ही बनेगा। क्योंकि यार हाँ जो पैरासाइट है अर्थात जो परजीवी है इनकी संख्या अधिक होती है, अर्थात यार हाँ जो पिरामिड बनेगा ये किस प्रकार का बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये नर जनन तंत्र में नरलिंग हार्मोन के स्त्रावण का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो नरलिंग हार्मोन है तो इसके स्त्रावण का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा किया जाता है, एंड्रोकोर्टिट्रोपिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि जो नर जनन तंत्र में नरलिंग हार्मोन के स्त्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, एडिनो कार्टोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे नर जनन तंत्र में नरलिंग हार्मोन के स्त्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है इसका कंट्रोल, तो इसका किया जाता है यार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। नरलिंग जो हार्मोन है तो इसके स्त्रावण को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा द्विनिषेचन होता है यार नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन होना को बोला जाता है, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन को बोला जाता है, नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रों को संलयन को बोला जाता है, या फिर नर युग्मक का अन्य नर युग्मक से संलयन को बोला जाता है। अर्थात द्विनिषेचन किसे बोला जाता है, द्विनिषेचन होता क्या है ये आपको पूछा गया, तो जल्दी से बताएंगे यार द्विनिषेचन होता क्या है। नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलना, युग्मक संलयन का या फिर त्रिसंलयन को बोला जाता है, नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रों से संलयन होना, या फिर नर युग्मक का अन्य नर युग्मक से संलयन होना। अर्थात जल्दी से बताएंगे द्विनिषेचन किसे बोला जाता है, द्विनिषेचन होता क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कि नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन होना, युग्मक संलयन व त्रिसंलयन, नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्र से संलयन होने को, या फिर नर युग्मक का अन्य नर युग्मक से संलयन होने को। जल्दी से बताएंगे द्विनिषेचन किसे बोला जाता है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ एक तो संलयन होता है। ठीक है, द्विनिषेचन अर्थात एक जो निषेचन की क्रिया होती है ये कंप्लीट होती है युग्मक संलयन में। ठीक है, एक निषेचन यहाँ पर कंप्लीट होता है और एक होता है यार त्रिसंलयन में। ठीक है, त्रिसंलयन मतलब सेकंड निषेचन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है मुख्यतः यार फर्स्ट जो क्रिया होती है ये होती है युग्मक संलयन के द्वारा, और जो दूसरी निषेचन की क्रिया होती है ये होती है त्रिसंलयन के द्वारा। ठीक है, कब होती है यार त्रिसंलयन के द्वारा होती है, इसलिए यार इसे द्विनिषेचन क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं को साथ में बोला जाता है द्विनिषेचन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोशिकाओं के आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है। तो जल्दी समझेंगे कि कोशिकाओं के जो आरएनए का मुख्य भाग है, ठीक है, आरएनए का मुख्य भाग कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, कोशिकीय राइबोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि कोशिकाओं के आरएनए का मुख्य भाग किस में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, कोश के राइबोसोम्स में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे किस में पाया जाता है, आरएनए का मुख्य भाग न्यूक्लियस में पाया जाता है, कोशिकीय राइबोसोम्स में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है जल्दी से बताइए। तरह अगर बात करते हैं आरएनए का मुख्य भाग तो कहाँ पर पाया जाता है, कोशिकीय राइबोसोम्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, कोशिकीय राइबोसोम्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इस माइट एच माइट जो मानव में परजीवी होता है वह इसके बीच का कारक होता है। एच माइट जो मानव में परजीवी होता है और इसके बीच का कारण होता है इस जाति का होता है, यानी किस जाति का होता है वो जल्दी से आपको बताना है। सोरोप्टिस यानी सारणी का होता है, या फिर डर्मेनिसस का होता है, डेमोडेक्स का होता है, या फिर सार्कोप्टिस का होता है। जल्दी से बताएंगे कि एच माइट जो मानव में क्या होता है, परजीवी होता है और इसके बीच का कारक होता है इस जाति का होता है। आपको जाति बतानी है, जल्दी से बताएंगे यार। हाँ, सोरोप्टिस जाति का होता है, डर्मेनिसस जाति का होता है, डेमोडेक्स की जाति का होता है, या फिर सार्कोप्टिस जाति का होता है। जल्दी से बताएंगे कि एच माइट किस श्रेणी का होता है या फिर किस जाति का होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए कौन सा है राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो एच माइट किस श्रेणी या फिर किस जाति का होता है, सार्कोप्टिस का होता है। किस श्रेणी का होता है या किस जाति का होता है, सार्कोप्टिस जाति का होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुछ जीवाणु द्वारा उत्पादित बीटी कोटन अर्थात बीटी जो टॉक्सिक होता है, आविष होता है, आविष का मतलब होता है टॉक्सिन होता है, ये स्वयं जीवाणु को नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है इसका रीजन आपको बताना है।
यार हाँ दोबारा से समझ लीजिए क्वेश्चन को। कुछ जीवाणु द्वारा उत्पादित जो बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी जो टॉक्सिन होता है ये स्वयं जीवाणु को नहीं मारता है लेकिन दूसरों को मारता है। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों करता है? ठीक है, तो ऑप्शन से देख लीजिए राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे कि जीवाणु यानी जो जीवाणु है इसका आविष अर्थात जो जीवाणु टॉक्सिन है कि इसके प्रति अवरोधी होते हैं, अर्थात यार जो टॉक्सिन पदार्थ है इसके प्रति जो जीवाणु है वो प्रतिरोधक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनना चाहेगा। आविष अपरिपक्व होता है अर्थात जो टॉक्सिन है अपरिपक्व होता है, आविष निष्क्रिय होता है, या फिर आविष विशेष थैली में बंद रहते हैं। अर्थात यार ये जीवाणु को क्यों नहीं मारता है ये टॉक्सिन पदार्थ, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे इसका कारण क्या होता है कि जो टॉक्सिन पदार्थ होता है ये जीवाणु के प्रतिरोधक होता है, या आविष अर्थात यानी टॉक्सिन है तो अपरिपक्व होता है, टॉक्सिन निष्क्रिय होता है, या फिर टॉक्सिन विशेष थैली में बंद रहते हैं इसलिए जीवाणु को नहीं मारते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका रीज़न क्या होता है कि जो बीटी टॉक्सिन है ये जीवाणु को नहीं मारता है, स्वयं जीवाणु को नहीं मारता है बल्कि दूसरे जीवाणु को मार देता है। क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो अगर बात करते हैं इसका रीज़न क्या होता है यार कहाँ, ये जो टॉक्सिन पदार्थ होता है यार कहाँ, जो टॉक्सिन पदार्थ होता है ये स्वयं जीव में यार कहाँ निष्क्रिय होता है। क्या होता है, स्वयं जीव में होता है निष्क्रिय, लेकिन जब ये दूसरे जीव में एंटर करता है, दूसरे जीव में जब प्रवेश कर जाता है तब ये क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और उसकी लाइफ साइकिल को खत्म कर देता है अर्थात उसे मार देता है। ठीक है यार हाँ, जो स्वयं जीवाणु में रहता है जब तो क्या रहता है ये टॉक्सिन पदार्थ निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरे जीव में जाता है वैसे ये क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उस जीव को मार देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नर कॉकरोच, नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से निम्न की उपस्थिति से भिन्न होता है अर्थात क्यों होता है भिन्न, यानी एक मुख्य आपको पहचान बतानी आती है। तो नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से भिन्न क्यों होता है इसकी आपको एक पहचान बतानी है, एक लक्षण बताना है। जल्दी से बताइए यानी कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे यार नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से अलग दिखता है, भिन्न होता है। तो जल्दी से बताइए नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से कैसे भिन्न होता है। अधिक श्वसन छिद्रों की उपस्थिति से, एक जोड़ी एनल स्टाइल से, एक जोड़ी एनल साइज से, या फिर बड़े आकार से। किस प्रकार भिन्न होता है जल्दी से बताएंगे। अधिक श्वसन छिद्रों की उपस्थिति से, एक जोड़ी एनल स्टाइल से, एक जोड़ी एनल साइज से, या फिर बड़े आकार से। तो यार अगर पूछा जाता है नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से कैसे भिन्न होता है तो ये होता है एक जोड़ी एनल स्टाइल से। किस प्रकार होता है यार, एक जोड़ी एनल स्टाइल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा केंचुए में टिप्टोसेल इस खंड के बाद विस्तारित होती है। जल्दी से बताएंगे कि ऐसा कौन सा खंड है जिसके बाद में जो टिप्टोसेल है ये विस्तारित होने लग जाती है, इसका फैलाव होने लग जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा खंड होता है, 26वां खंड होता है, 54वां खंड होता है, 67वां खंड होता है, या फिर 100वां खंड होता है। जल्दी से बताएंगे यार केंचुए में टिप्टोसेल किस खंड के बाद विस्तारित होने लग जाती है, 26 खंड के बाद, 54 खंड के बाद, 67 खंड के बाद, या फिर 100 खंड के बाद। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऐसा खंड है जिसके बाद में टिप्टोसेल विस्तारित होने लग जाती है, इसका फैलाव होने लग जाता है। तो कौन सा खंड होता है, 26वां खंड होता है। कौन सा होता है, 26वां खंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खपरा बिट्टल, खपरा बिट्टल जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है यार हाँ, जो खपरा बिट्टल है इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। के जीवन चक्र की वह अवस्था जो अनाज की हानि पहुंचाती है, अर्थात आपको ये बतानी है इसकी कौन सी स्टेज है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल आपने पढ़ी होगी, 4 स्टेज मुख्यतः होती है। तो आपको ये भी बतानी है कि जो 4 स्टेज है, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं अंडे, प्यूपा, लार्वा और वयस्क। अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, इन चारों अवस्थाओं में से कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि यार सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा लॉस पहुंचाती है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए खपरा बिट्टल की कौन सी स्टेज, कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। अंडा अवस्था पहुंचाती है, लार्वा अवस्था पहुंचाती है, प्यूपा अवस्था पहुंचाती है, फिर वयस्क अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सी ऐसी अवस्था है यार खान जो कि सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अंडा होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, या फिर वयस्क होता है। जल्दी से बताइए कौन सी अवस्था है, अंडा होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, या फिर वयस्क होता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो यार अगर बात करते हैं खपरा बिट्टल तो इसका लार्वा स्टेज कौन सी होती है यार, लार्वा स्टेज है ये सबसे ज़्यादा, इसका जो लार्वा होता है खपरा बिट्टल का ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उभयचर। ठीक है, उभयचरों के अभिलक्षण क्या होते हैं, तो जल्दी से बताएंगे यार उभयचरों के जो अभिलक्षण होते हैं वो आपको बताने हैं। जल्दी से बताएंगे कि कठोर सड़कों से ढका शरीर होता है इनका, नखर युक्त अंगुलियाँ होती है, द्विकोष्ठीय हृदय होता है, फिर नम व
ग्रंथि युक्त त्वचा होती है। जल्दी से बताएंगे कि उभयचरों के अभिलक्षण कौन सा होता है। कठोर सल्कों से ढका शरीर होता है, नखर युक्त अंगुलियां होती है, द्विकोष्ठीय हृदय होता है, फिर नम एवं ग्रंथि युक्त त्वचा होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सा इसका एक अभिलक्षण होता है। कठोर सल्कों से ढका शरीर होता है, नखर युक्त अंगुलियां होती है, द्विकोष्ठीय हृदय होता है, फिर नम एवं ग्रंथि युक्त त्वचा होती है। कौन सा इसका एक अभिलक्षण है। अगर आपसे पूछा था उभयचरों के अभिलक्षण तो कौन सा होता है, नम एवं ग्रंथि युक्त त्वचा होती है। क्या होती है, जो उभयचर होते हैं तो इनका एक अभिलक्षण माना जाता है नम एवं ग्रंथि युक्त त्वचा को। किसे माना जाता है, नम एवं ग्रंथि युक्त त्वचा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है। तो जल्दी से बताएं वन किस प्रकार के पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कौन सा है। जल्दी से बताएंगे सदाबहार वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं, फिर डेल्टाई वन पाए जाते हैं। अर्थात किस प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं, फिर डेल्टाई वन पाए जाते हैं। जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कौन सा होता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं, फिर डेल्टाई वन पाए जाते हैं। जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं राजस्थान के लिए तो राजस्थान में यहाँ कौन सी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं शुष्क वन। कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शुष्क वन है, क्योंकि राजस्थान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक कीटनाशक की विषाक्तता। रासायनिक कीटनाशक की विषाक्तता मापने के लिए परीक्षण प्रजाति के लिए उसकी निर्धारित करना आवश्यक होता है। अर्थात उसकी कौन सी मात्रा निर्धारित करना आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे लीथल डोज, बाह्य पर्यावरणीय कारक, मीडियम लीथल डोज LD50 या फिर मिनिमम लीथल डोज। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज आपको देखने को मिल रहा है यार, हाँ लीथल डोज। तो लीथल डोज होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यार। हाँ, लीथल डोज अर्थात वह डोज या फिर वह मात्रा जिस पर क्या होता है कोई जीव मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है उस मात्रा पर, तो उसी को यार हाँ लीथल डोज के नाम से नाचता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा कीट को आप खत्म करने के लिए उसके डोज को अप्लाई करो तो लीथल डोज मतलब उसको कीट को यानी संपूर्ण रूप से खत्म कर दे, उसकी वह मात्रा जो उस कीट को मार दे उसी को यहाँ लीथल डोज के नाम से जाना सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी कौन सी मात्रा को निर्धारित किया जाता है, ये आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि रासायनिक कीटनाशक की विषाक्तता मापने के लिए परीक्षण प्रजाति के लिए उसकी क्या मात्रा निर्धारित की जाती है। लीथल डोज को किया जाता है, बाह्य पर्यावरणीय कारक को किया जाता है, मीडियम लीथल डोज को किया जाता है, फिर मिनिमम लीथल डोज को किया जाता है। जल्दी से बताइए कि किस मात्रा का आप निर्धारण करोगे। तो किसका किया जाता है यार हाँ, ये किया जाता है मीडियम लीथल डोज का किया जाता है। किसका किया जाता है, मीडियम लीथल डोज का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत क्या है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत क्या होता है। कवक जीवाणु विषाणु होता है, जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया होता है, जीवाणु सेवाल साइनोबैक्टीरिया होता है, फिर विषाणु कवक सेवाल होता है। जल्दी से बताएंगे कि जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत क्या होता है। कवक जीवाणु विषाणु होता है, जीवाणु कवक साइनोबैक्टीरिया होता है, जीवाणु सेवाल साइनोबैक्टीरिया होता है, फिर वायरस यानी विषाणु कवक सेवाल होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, क्लिक मार हो रहा है, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, जीवाणु सेवाल और साइनोबैक्टीरिया। किस माना जाता है यार, जैव उर्वरक का जो मुख्य स्रोत है ये माना जाता है जीवाणु सेवाल और साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है। जल्दी से बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। CO2, CH4, SO2, यानी इसके डायरेक्ट आपको ऑप्शन से देख लीजिए जल्दी से। तो ग्रीन हाउस कौन कौन सी होती है जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए कि जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें है वो कौन कौन सी होती है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से आप ऑप्शन देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसें में सम्मिलित की जाती है, अर्थात कौन कौन सी गैसों को यार हाँ ग्रीन हाउस गैसें बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर है, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं CO2, CH4, N2O और CFC, अर्थात यार हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यार हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात ये सभी गैसें क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती है। कौन सी होती है यार हाँ, ग्रीन हाउस गैसें होती है। और अगर बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसके द्वारा दिया जाता है, तो यार हाँ 55% यार हाँ कि जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है ये दिया जाता है CO2 के द्वारा। सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है CO2 के द्वारा। और अगर बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है यार, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसके द्वारा यहाँ कम से कम योगदान दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा योगदान किसके द्वारा दिया जाता है, तो CO2 के द्वारा दिया जाता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था सबसे कम योगदान, तो सबसे कम योगदान दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया केंद्र पीत की अंडे निम्न के अभिलक्षण होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि केंद्र पीत की अंडे किसकी एक अभिलक्षण होते हैं, किसकी एक मुख्य विशेषता होती है। एविस की होती है, यूथेरियन स्तनधारी की होती है, कीट की होती है, फिर रेप्टिलिया की होती है। जल्दी से बताएंगे कि केंद्र पीत की अंडे निम्न के अभिलक्षण होते हैं, अर्थात किसकी एक मुख्य पहचान होती है, किसकी एक मुख्य विशेषता होती है। एविज की होती है, यूथेरियन स्तनधारी की होती है, कीट की होती है, फिर रेप्टिलिया की होती है। जल्दी से बताएंगे एविज की होती है, यूथेरियन स्तनधारी की होती है, कीट की होती है, फिर रेप्टिलिया की होती है। कौन सा राइट आंसर माना जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा था केंद्रपीत के अंडे किसकी एक अभिलक्षण होता है, किसकी एक मुख्य पहचान होती है, तो ये होती है कीटों की। किसकी होती है, कीटों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक होती है, तो इसमें आणविक कैंची किसे बोला जाता है। तो जल्दी से बता रहे हैं यार हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से किसे नाचता है, मोलिकुलर सीजर के नाम से किसे जाना है, जल्दी से बताएंगे। पॉलीमरेज एंजाइम को जाना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाता है, लाइगेज एंजाइम को जाना है, फिर न्यूक्लियस एंजाइम को जाना है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में आणविक कैंची के नाम से किसे जाना है, पॉलीमरेज एंजाइम को जाना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाना है, लाइगेज एंजाइम को जाना है, फिर न्यूक्लियस एंजाइम को जाना है। जल्दी से बताएंगे जो पुनर्योगिज टेक्निक होती है तो इसमें मोलिकुलर सीजर के नाम से किसे जाना है, जल्दी से बताएंगे। मोलिकुलर यानी पॉलीमरेज एंजाइम को जाना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाना है, लाइगेज एंजाइम को जाना है, फिर न्यूक्लियस एंजाइम को जाना है। किसे जाना है यार हाँ, मोलिकुलर सीजर। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पॉलीमरेज एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, लाइगेज होता है, फिर न्यूक्लियस एंजाइम होता है। मोलिकुलर सीजर किसे बोला जाता है, तो अगर बात करते हैं मोलिकुलर सीजर अर्थात आणविक कैंची, तो ये बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। क्या यार, किसको बोला जाता है यार, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जो कि यार हाँ डीएनए को अलग अलग भागों से टुकड़ों में करने का काम करता है, अर्थात अलग अलग खंडों में विभाजित करने का कार्य करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जो डीएनए का अणु होता है तो इसको क्या होता है यार हाँ, अलग अलग खंडों में डिवाइड करने का, अलग अलग खंडों में टुकड़ों में करने का कार्य करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसलिए यार हाँ, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसे किस नाम से जाना जाता है यार हाँ, आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है जीन स्थानांतरण करने की विधि नहीं होती है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझा करो कि इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे इलेक्ट्रोपोरेसिस, सोनीकरण, सूक्ष्म इंजेक्शन या कैप्सूलीकरण, अर्थात कौन सी नहीं होती है। जल्दी से बताएंगे जीन स्थानांतरण की विधि इलेक्ट्रोपोरेसिस होती है, सोनीकरण होती है, सूक्ष्म इंजेक्शन होती है, फिर कैप्सूलीकरण नहीं होती है। जल्दी से बताएं हाँ, कौन सी होती है पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि नहीं होती है, इलेक्ट्रोपोरेसिस, सोनीकरण, सूक्ष्म इंजेक्शन या फिर कैप्सूलीकरण। कौन सी नहीं है, जल्दी से बताएंगे। तो जैसे कि आपको क्लिक मार के दिख रहा होगा यार हाँ, कि कौन सी नहीं होती है, कैप्सूलीकरण नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है जीन स्थानांतरण की विधि, कौन सी नहीं होती है, कैप्सूलीकरण नहीं होती है। बल्कि अगर बात करते हैं कौन कौन सी होती है जीन स्थानांतरण की विधि, तो इलेक्ट्रोपोरेसिस के द्वारा भी किया जा सकता है, सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है, और जो सोनीकरण है इसके द्वारा भी जीन स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, कैप्सूलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है, अर्थात क्यों इसका लाभदायक क्यों माना जाता है, इसका आपको रीजन बताना है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताया हाँ, यानी बहुत अधिक लाभदायक क्यों माना जाता है मधुमक्खी पालन को। मधु उत्पादन के कारण, परागण द्वारा कृषि उत्पादन के कारण, बीज वैक्स अर्थात मोम उत्पादन के कारण, या फिर रोजगार के अवसर इससे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे लाभदायक माना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे हाँ, मधुमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है। जल्दी से बताएंगे मधु उत्पादन के कारण, पराग द्वारा कृषि उत्पादन के कारण, बीज वैक्स अर्थात मोम यानी जो मोम है इसके उत्पादन के कारण, फिर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे एक बहुत लाभदायक श्रेणी में रखा गया है। जल्दी से बताएंगे कि मधुमक्खी पालन बहुत अधिक लाभदायक क्यों होती है, रीजन क्या है इसका। तो इसका मुख्य रीजन यही होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा यार हाँ कि मधुमक्खी पालन है ये परागण के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी बढ़ाती है। क्या कहता है यार हाँ, इसका मुख्य रीजन क्योंकि यार मधुमक्खी पालन परागण के साथ साथ कृषि उत्पादन भी बढ़ाती है, इसलिए यार हाँ कि मधुमक्खी पालन को अधिक लाभदायक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पादप उत्तक संवर्धन के लिए कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अर्थात किसका उपयोग किया जाता है। लेमिनार वायु प्रवाह बेंच का प्रयोग कैसा है, ऑटोक्लेव का प्रयोग कैसा है, पादप वृद्धि कक्ष का प्रयोग कैसा है, फिर अपकेंद्रित विधि का प्रयोग कैसा है। अर्थात आपको तैयार करना है कीटाणुहीन वातावरण। क्या तैयार करना है, आपको कीटाणुहीन वातावरण तैयार करना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे। लेमिनार वायु प्रवाह बेंच का प्रयोग करोगे, ऑटोक्लेव का प्रयोग करोगे, पादप वृद्धि कक्ष का प्रयोग करोगे, या फिर अपकेंद्रित विधि का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए कि कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। लेमिनार वायु प्रवाह बेंच का प्रयोग करोगे, ऑटोक्लेव का प्रयोग करोगे, पादप वृद्धि कक्ष का प्रयोग करोगे, या फिर अपकेंद्रित विधि का प्रयोग करोगे। तो यार हाँ, अगर आपको कीटाणुहीन वातावरण तैयार करना है तो इसके लिए आप
जो प्रयोग करोगे ये करोगे लेमिनार वायु प्रवाह बेंच का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे यार? हाँ, लेमिनार वायु प्रवाह बेंच का प्रयोग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रोगजनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग कहलाते हैं। अर्थात यहाँ जो प्लांट पैथोजन होते हैं, क्या होते हैं? जो प्लांट पैथोजन होते हैं, तो इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उनको रोगों को किस नाम से जाना जाता है? संक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है, मौसमी रोग के नाम से जाना जाता है, खनिज विषाक्तता के नाम से जाना जाता है, फिर पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जो प्लांट पैथोजन होते हैं अर्थात यहाँ रोगजनक होते हैं तो इसके द्वारा उत्पन्न रोग किस नाम से जाना जाता है? संक्रामक रोग के नाम से, मौसमी रोग के नाम से, खनिज विषाक्तता के नाम से, या फिर पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग के नाम से। जल्दी से बताइए कि रोगजनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग किस नाम से जाने जाते हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ अगर बात करते हैं रोगजनकों द्वारा उत्पन्न पादप रोगों की तो इसको जाना जाता है, अर्थात इन रोगों को जाना जाता है संक्रामक रोग से। कौन से नाम से जाना जाता है? संक्रामक रोग से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मोटा अनाज किसमें इस कुल की होती है? अर्थात यार हम मोटा अनाज है लगभग इसे आप ऐसे मान सकते हो जो कि सीरियल्स क्रॉप है। ठीक है, जो जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप है उनको किस फैमिली या किस कुल में रखा गया है? तो जल्दी से बताइए सीरियल्स किस में आते हैं, किस कुल में आते हैं? पोएसी में आते हैं, फेबेसी में आते हैं, ब्रेसिकेसी में आते हैं, फिर सोलेनेसी में आते हैं। जल्दी से आएंगे, जल्दी से बताएंगे यार कि जो सीरियल्स है, ठीक है, जो खाद्यान्न होते हैं ये मुख्यतः किस कुल में आते हैं, किस परिवार में आते हैं? पोएसी में आते हैं, फेबेसी में आते हैं, ब्रेसिकेसी में आते हैं, फिर सोलेनेसी में आते हैं। किस में आते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात करते हैं मोटे अनाज या फिर सीरियल्स क्रॉप की तो सीरियल्स का आपको पता होगा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पोएसी या ग्रेमनी से। किससे करते हैं यार? ग्रेमनी, पोएसी या फिर ग्रासेस फैमिली। ठीक है, तीनों ही एक के नाम होते हैं यार। ग्रेमनी बोल लो या फिर पोएसी बोल लो या फिर ग्रासेस फैमिली बोल लो। ग्रेमनी, पोएसी या फिर ग्रासेस फैमिली बोलो यार, तीनों ही एक ही कुल के नाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से, इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब देख लीजिए, आपको बताना है जल्दी से यार हाँ कि पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं प्रभावी कीट नियंत्रण की विधि कौन सी है? पर्यावरण को भी आपको सुरक्षित करना है और आपको प्रभावी कीट भी नियंत्रित करने हैं। अर्थात ऐसी कौन सी विधि का आप प्रयोग करोगे जिससे यार हाँ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जो कीट है इनका भी नियंत्रण हो जाए? जल्दी से बताएंगे। फेरामिन ट्रैप का प्रयोग करेंगे, रासायनिक नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे, भौतिक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे, या फिर कर्षण क्रियाओं का निर्माण करेंगे, या फिर कर्षण क्रियाओं का प्रयोग करोगे? जल्दी से बताएंगे। तो जल्दी से बताएं ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे यहाँ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके और जो कीट है इनका भी इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सके? कौन से है? तो यहाँ ये होती है कृषि क्रियाएं। कौन सी होती है? कृषि क्रिया, जिसके आधार पर पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है और जो कीट है इनका भी इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इस क्रिया द्वारा, इसे क्रिया द्वारा पादपों में चूषण बल बनाकर रसारोहण करना आवश्यक होता है। अर्थात आपको बताना है कि रसारोहण के लिए कौन सी क्रिया है जो कि उपयुक्त मानी जाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, विसरण क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, फिर अवशोषण क्रिया। जल्दी से बताएंगे कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि रसारोहण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, विसरण क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, फिर अवशोषण क्रिया। जल्दी से बताइए तो कौन सी होती है? ये होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। कौन सी होती है यार? वाष्पोत्सर्जन क्रिया, क्योंकि यार ये चूसल बनाने का कार्य करती है और जो क्या करती है रसारोहण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी होती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त स्कंदन, अर्थात यार रक्त का जो क्लोट बनता है, जो थक्का बनता है, या फिर जो रक्त जमता है, क्या होता है? रक्त जो जमता है तो उसके लिए यार कौन सा खनिज आवश्यक होता है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया है कि रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक होता है? जल्दी से बताएंगे। आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। जल्दी से बताएंगे यार रक्त स्कंदन प्रक्रिया में कौन सा खनिज आयन आवश्यक होता है? आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा? आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम? जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा? तो ये होता है कैल्शियम, क्योंकि यार अगर बात करते हैं रक्त स्कंदन तो इसमें आवश्यक कौन सा होता है खनिज आयन? ये होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम खनिज आयन आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सही युग्म को आपको पहचाना है, यानी इनमें से सही जोड़ा कौन सा है ये आपको पहचाना है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसको डायरेक्टली हम क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। तो आपको पता होगा यार शीर्ष कालिका प्रभावित, अर्थात यार एपिकल डोमिनेंस आपने पढ़ा होगा यार ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से संबंधित आपने एक क्रिया देखी होगी एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रभावित है, अर्थात यार एपिकल डोमिनेंस, अर्थात ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा आपका राइट आंसर आएगा? ऑक्सीजन, जिसमें क्या देखी जाती है यार शीर्ष कालिक प्रभाविता देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनका प्रयोग ऑटोमोबाइल निकास में उत्सर्जित विषैली गैसों को कम करने के लिए किया जाता है। अर्थात यार जो टॉक्सिक गैसें निकलती है तो इनको
यानी इनको कम किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात किसका प्रयोग किया जाता है जिससे क्या हम विषैली गैसों को कम किया जा सके। तो जल्दी से बताएं कौन सा आपका राइट आंसर होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है, फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, फिर एयर प्यूरीफायर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इनका प्रयोग अर्थात किसका प्रयोग के द्वारा जो उत्सर्जित विषैली गैसें होती है तो इनको कम किसके द्वारा किया जा सकता है। जल्दी से बताएंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा, फिर एयर प्यूरीफायर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फिर फोर्थ ऑप्शन। जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि विषैली गैसों को कम किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है यार हाँ कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा। किसके द्वारा यार हाँ, कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा यहाँ जो विषैली गैसें हैं इनकी मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस। जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस पोद रोग का कारण क्या होता है, अर्थात यार ये किस रोग का कारण होता है ये आपको बताना है। जेंथोमोनास, तो जेंथोमोनास स्पीसीज किसका कारण होता है जल्दी से बता दीजिए। गेहूं का किट का होता है, सिट्रस कैंकर का होता है, चूर्णित आसिता का होता है, या फिर तिल पर्णा भत्ता का होता है। जल्दी से बताइए हाँ कि जेंथोमोनास जो कैम्प्रेटिस या फिर कंप्रेस्टिस भी आप इसे मान सकते हो कि जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस पोद रोग या किसका एक कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, किसका एक रोगजनक होता है। जल्दी से बताएंगे गेहूं के किट का रोग होता है, सिट्रस कैंकर का होता है, चूर्णित आसिता का होता है, फिर तिल पर्णा भत्ता का होता है। जल्दी से बताएंगे किसका है जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस, अर्थात जो जेंथोमोनास स्पीसीज है ये किसका एक रोगजनक होता है, एक रोग कारक होता है। जल्दी से बताएंगे किसका होता है, ये होता है यार हाँ सिट्रस कैंकर का। किसका होता है यार हाँ कि अगर आपसे पूछा जाता है जेंथोमोनास सिट्राई या फिर आपसे पूछा जाता है जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस यार हाँ जेंथोमोनास सिट्राई या फिर आपसे पूछा जाता है जेंथोमोनास सिट्राई, तो ये दोनों ही किसके होते हैं, सिट्रस कैंकर के होते हैं। किसके होते हैं, सिट्रस कैंकर के यार हाँ रोगजनक होते हैं, कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है, अर्थात यार इसका जो मेडिसिनल यूज है ये कौन सा प्लांट पार्ट किया जाता है, अर्थात कौन से प्लांट पार्ट का यूज मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए सर्पगंधा का किस प्लांट पार्ट को यूज किया जाता है मेडिसिनल यूज के लिए। जल्दी से बताइए किस प्लांट पार्ट का यूज करेंगे, तना का करते हैं, मूल का करते हैं, पर्ण का करते हैं, या फिर फल का करते हैं। जल्दी से बताएंगे कि सर्पगंधा के किस प्लांट पार्ट का यूज मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे तने का किया जाता है, इसकी जड़ का किया जाता है, पर्ण का किया जाता है, फिर इसके फल का किया जाता है। जल्दी से बताइए किस प्लांट का पार्ट का यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है यार इसकी जड़ का प्रयोग। किसका किया जाता है यार इसकी जड़ का प्रयोग जो औषधीय महत्व अर्थात यार मेडिसिनल यूज के लिए जो सर्पगंधा तो इसकी जड़ का प्रयोग, इसकी रूट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का वर्गीकरण निम्न लक्षणों पर आधारित है, अर्थात कौन से लक्षण है जिनके लक्षणों पर आधारित यार प्राणी जगत का वर्गीकरण किया गया है। जल्दी से बताएंगे तो इसको भी आप डायरेक्ट देख लीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यार अगर बात करते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण तो ये किस आधार पर किया गया है, ये किया गया यार संगठन स्तर, समिति और देह गुहा। यार हाँ संगठन जो स्तर है, समिति है और देह गुहा है, तो इन तीनों लक्षणों के आधार पर यार हाँ प्राणी जगत का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्या है आधार इनका प्राणी जगत का वर्गीकरण करने का, ये था संगठन स्तर, समिति और देह गुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैंगन का लघु पर्ण रोग अर्थात जो छोटी पत्ती रोग होता है, ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर किया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए कि बैंगन का जो छोटी पत्ती रोग है अर्थात लघु पर्णी रोग है ये किसके कारण होता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, या फिर कवक के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा होता है बैंगन का छोटी पत्ती रोग, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, फिर कवक के द्वारा होता है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा होता है। तो हमने बताया था, याद रखना कि अगर आपसे पूछता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल छोटी पत्ती रोग होता है बैंगन में, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और इसी को यार हम फाइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव नहीं देखा जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो यार। हाँ, इसमें पूछा है कहाँ पर नहीं देखा जाता है, तो ये आपको बताना है कि जो अल नीनो प्रभाव है ये कहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में। अर्थात यार जो अल नीनो प्रभाव है ये कहाँ पर नहीं देखा जाता है, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर प्रशांत महासागर में। कहाँ पर नहीं देखने को मिलता है अल नीनो प्रभाव, जल्दी से बता दिए इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो यार हाँ अगर बात करते हैं जो आर्कटिक महासागर, यार हाँ जो आर्कटिक महासागर होता है तो यहाँ पर अल नीनो प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। कहाँ पर नहीं देखा जाता है यार हाँ, जो अल नीनो प्रभाव ये नहीं देखा जाता है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, तो आज का बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करिए जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको आना है इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब।
और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब नोटिफिकेशन से याद आया कि यार हाँ, अगर आप बोलते हो यार हाँ कि हमें नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता, तो यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसके पास में एक देखिए एक बेल आइकन दिख रहा होगा, एक घंटे का आइकन दिख रहा होगा, तो इस घंटे के बटन को आप पर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना है यार हाँ, कि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होते हैं तो आपको क्या करना है, ये घंटे का आइकन है तो इसे ऑल पर जल्द दबा लेना, ठीक है। क्या करना है, आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, जिससे क्या बेनिफिट होगा आपका कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए याद रखना कि अगर आपने नहीं कर रखा है प्रेस नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पर, तो अभी से सिलेक्ट कर लीजिए ऑल पर, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉप से, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।